Good morning, everyone. Today I'm starting the revision from chapter Current Electricity. Okay, and before this, you have revised the chapter first and second, that is Unit 1 Electrostatics में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन हुआ था. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और उसमें सबसे पहले सिलेक्टेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स वाले, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर, जिसमें मेनली आई विल फोकस ऑन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि असर्शन रीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. और उसके अलावा जो वेटेज के अकॉर्डिंग है 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी विल डिस्कस. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम मीटर ब्रिज. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं, ज़्यादा रिपीट होते हैं. तो यहाँ पर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मीटर ब्रिज से है. मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर इस टाइप के टॉपिक से, या अगर किरचॉफ्स लॉज हैं आपके, उनसे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, और ये 2017 में आया है. डायग्राम इज ऑल्सो गिवन हियर. इसमें लिखा है 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज. तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक आपको जो है वो डायरेक्ट पार्ट मिलेगा. जैसे यहाँ है प्रिंसिपल लिखना है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है. तो आपको पता है व्हीट स्टोन्स ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है, या जो बैलेंस्ड कंडीशन है P/Q = R/S, वही इसका प्रिंसिपल है. और एक आपको मिलेगा इनडायरेक्ट, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें डायरेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग बतानी है मीटर ब्रिज की. दूसरा पार्ट है इन अ मीटर ब्रिज, जो कि डायग्राम इसका साथ में अटैच्ड है. द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस L1. तो इस साइड में डिस्टेंस जो है यहाँ तक, जहाँ पर ये जॉकी का जो एरो है यहाँ तक की डिस्टेंस L1 है. बची हुई जो डिस्टेंस है वो आपको पता है 100 - L1 होगी. तो बैलेंस पॉइंट पहली बार में कहाँ मिलता है, L1 पर. और साथ में आपको पता है कि 2 ये आर्म्स होती हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस. ये जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, या अननोन रेजिस्टेंस है. तो लिखा है R and S एज शोन इन फिगर. फिर आगे कहा है कि अगर ऐसा होता है कि एन अननोन रेजिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस S. तो ये जो रेजिस्टेंस है S है, इसके साथ में इस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया गया है. एंड उसके बाद जब आपको पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज होगा. तो बैलेंस पॉइंट अब कहाँ पर मिलता है, L2 पर. तो अब आपको एक फॉर्मूला बनाना है एक्स के लिए, और किसके टर्म्स में होना चाहिए, L1, L2 एंड S के टर्म्स में. ठीक है, तो डायग्राम इसके साथ में एक सॉल्यूशन में भी बना दिया गया है. वो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग का है, वैसे ये डायग्राम नीडेड नहीं है. तो यहाँ पर डायग्राम जो है दैट इज़ फॉर बैलेंस्ड कंडीशन. तो ये डायग्राम जो है ये नीडेड नहीं भी है, आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं डायग्राम, नो प्रॉब्लम इज़ देयर. तो इसमें प्रिंसिपल को ड्राइव करके दिखाया गया है. इसमें लिखा है कि बैलेंस कंडीशन इज़ P/Q इज़ इक्वल टू R/S. उसके बाद में क्योंकि आपको फार्मूला जो है वो L के टर्म्स में लिखना होता है, तो आपको पता है कि ये वाली जो आर्म्स होती हैं P/Q, इसको L/100 - L लिखा जाता है, इधर R/S है. और फाइंड क्या करना होता है, अननोन रेजिस्टेंस. तो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, S. तो फार्मूला बन जाएगा 100 - L/L इंटू R. ओके, तो ये आपका पार्ट ए का आंसर है. तो ये इजी है, आपको पता भी है इसको ऐसे सॉल्व करना होता है. उसके बाद आता है पार्ट बी. तो पार्ट बी में क्या करना है आपको, पार्ट बी में आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को. तो उसके लिए इसमें दे रखा था कि अगर जो है ये जो अननोन रेजिस्टेंस एस है, इसके साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है एक्स. तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है L1, L2 और एस के टर्म्स में. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है जो बैलेंस्ड कंडीशन होती है, पहले वाले केस में जो बैलेंस्ड कंडीशन थी उसका फॉर्मूला आपने लिखा R/S इज इक्वल टू. तो यहाँ आपने फर्स्ट कंडीशन जो इक्वेशन 1 बनाई है उसमें दे रखा था कि बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आता है, L1 पर आता है. तो आपने लिखा है R/S इज इक्वल टू L1/100 - L1.
ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ से हमने जो है वो फाइंड कर लिया है रिलेशन, बल्कि इसी को हमने इक्वेशन 1 लिखा है। हम चाहें तो एस के लिए फाइंड भी कर सकते हैं, बट नो नीड टू डू दिस। हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जो सेकंड कंडीशन दी थी। सेकंड कंडीशन में लिखा है कि अब आपको एस ना लिखकर एस के साथ में एक पैरेलल जो रेजिस्टेंस है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे। तो आपको पता है जो फॉर्मूला है वो लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा R/S, लेकिन यहाँ S का मतलब एस इक्विवेलेंट हो जाता है। और राइट साइड में क्या चेंज होगा, क्योंकि बैलेंस्ड पॉइंट जो है दैट विल नाउ कम एट L2, वो L2 पर आएगा, तो यहाँ चेंज होगा L2/100 - L2। तो ये जो एस इक्विवेलेंट आप यूज़ करेंगे उसको यहाँ पहले ही सॉल्व कर लिया गया है। तो एस इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा ये भी आपको पता है कि 1/S + 1/X, और ये होगा 1/S इक्विवेलेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आएगी, जो कि यहाँ डायरेक्ट लिखी है, XS/X + S। तो नेक्स्ट टाइम आप एस इक्विवेलेंट के प्लेस पर यही वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। राइट साइड बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर यानी कि X + S है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस स्टेप में R×X + S अपॉन में XS आएगा, और राइट साइड बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, L2/100 - L2। अब बस आपको यही सॉल्व करना है, और यहाँ से किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, X की। तो आई शो यू हियर, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में R/S इंटू दिस, और इसको इस फॉर्म में ले आए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो है वो फाइंड करेंगे यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का जो यूज़ है वो इक्वेशन 2 में आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो R/S आ रहा है उसकी वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन 1 में। तो X + S/X ऐसे ही लिखा आपने, इस R/S के प्लेस पर ये लिखा है L1/100 - L1, और राइट साइड एज इट इज़ है। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो X की वैल्यू भी फाइंड कर लें, बट दिस इज़ द लास्ट स्टेप गिवन हियर, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आप जो है वो X की वैल्यू फाइंड करके वैसे नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें X और ये जो है L200 - L1 का, और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमेशा टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कोई भी ऐसी कमी ना छोड़ें जिस पे मार्क्स कट जाएं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बिकॉज हर एक स्टेप के का एक वेटेज होता है मार्किंग स्कीम में, तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन करेंगे, अगर वो नीडेड नहीं भी है तो उतना अगर आप लिखेंगे तो उसका वेटेज आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, वो यहाँ दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। उसमें लिखा है कि इन द सर्किट डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज गिवन बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 45 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल क्लियर है, हर एक जगह आपको रिलेशन भी पता है। व्हीट स्टोन्स ब्रिज वाला बैलेंस्ड कंडीशन वाला आपको यूज़ करना है, P/Q = R/S। तो उसमें P नहीं दे रखा है, Q की वैल्यू जो है जिसको हम Q लिखते हैं उसको यहाँ पे R लिखा है, 11 ओम है। बैलेंस्ड पॉइंट यानी कि L1 आपका दे रखा है 45, तो बची हुई डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं, 100 - 45 यानी कि 55। और आपको फाइंड क्या करना होगा, इसमें लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ P इज़ अननोन एंड रजिस्टर R इज ऑफ 11 ओम। तो आपको P फाइंड करना है, तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर, ये पार्ट आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा, P/11 = 45/55। यहाँ से आप P क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड पार्ट है आपका कि इफ़ द पोजिशंस ऑफ P एंड R आर इंटरचेंज्ड इन द ब्रिज। तो अगर P और R को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके आगे फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यू बैलेंस पॉइंट फ्रॉम A। तो अब आपको न्यू बैलेंस पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको L1 फाइंड करना है। तो देखिए रिलेशन मैं आपको एक बार शो कर दे रही हूँ, जब ये अपोजिट हो जाएंगे तो आपका रिलेशन बन जाएगा R/P इज इक्वल टू न्यू बैलेंस पॉइंट को आप लेट कर सकते हैं कि वो L1 है, L1/100 - L1, ठीक है। तो यहाँ पर आप R के प्लेस पर यूज़ कर लेंगे, 11 यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, और P की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो ये साइड आपकी कंप्लीट है।
बस आपको ये साइड फाइंड करनी होगी, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसका भी सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। फिर इसमें एक नई कंडीशन है कि इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन आपको पता है यहाँ पर होती है, तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन की वजह से ही, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर किसका काम करता है, गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ब्रिज का काम करता है। जैसे कहा जाता है कि मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज में मीटर नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर लेंथ का एक वायर यूज़ करते हैं, इसलिए मीटर। और ब्रिज किस पर्पज से होता है, तो ब्रिज का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर जो है वो ब्रिज का काम करेगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को आप चेंज कर दें, सेल बीच में आ जाता है, गैल्वेनोमीटर साइड में आ जाता है, तो क्या उसमें कोई करंट फ्लो होगी, यानी कि उसमें कोई वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो उनकी पोजीशन चेंज करने से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी कोई करंट नहीं फ्लो होती है, तभी कहते हैं कि परफेक्ट वैल्यू देता है, नल डिफ्लेक्शन देता है। तो नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, कोई भी करंट उस कंडीशन में भी फ्लो नहीं होगी, ऑलरेडी भी नहीं फ्लो हो रही थी, बाद में भी नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है करने का वो यही होता है कि गैल्वेनोमीटर को बीच में ही लगाया जाए। ओके, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ लिए थे, यहाँ जिस भी मेथड से किया हो, लेकिन आप अपने तरीके से करिए जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। ओके, अब उसके बाद मैं आती हूँ एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस पे। तो एजर्शन रीज़न के जो एजर्शन रीज़न का जो मेथड है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो आपको पहले से पता है। एजर्शन रीज़न को करने का तरीका ये है कि उसमें 4 ऑप्शंस में आई थिंक कि स्टिल यू आर कन्फ्यूज इन राइटिंग द आंसर ऑफ एजर्शन रीज़न, क्योंकि मैंने कॉपीज़ में, एग्ज़ाम कॉपीज़ में आंसर देखे थे। तो आप उसको एजर्शन रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स इफ़ यू आर राइटिंग द ऑप्शन ए, तो आपको ऑप्शन ए के आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग इज़ नीडेड टू राइट देयर। इसलिए क्योंकि आपने अगर ऑप्शन ए लिखा है तो दैट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है कि ऑप्शन ए का मतलब है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो आपको ए लिख के उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपका ए लिखा है तो अंडरस्टूड है कि आपका ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आपको चूज़ करना है। लेकिन एक बार आप क्वेश्चन पेपर में ए बी सी डी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें कि ए बी सी डी के मतलब क्या है, ताकि अगर आप ऑप्शन ए लिख रहे हैं तो क्लियर हो जाए कि उसका मीनिंग क्या है। तो हमेशा ऑप्शन ए और बी, हमेशा ए बी और सी जो है वो हमेशा किसी भी सैम्पल पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, सब में सेम होती है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो वही है जो मैंने बताया था कि दोनों ट्रू होते हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, रीज़न असर्शन से रिलेटेड होता है। जबकि तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि ए बी सी डी अच्छी तरह से रीड करने। बी वाला पार्ट क्या होता है कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं लेकिन रिलेटेड नहीं है। सी होता है असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। हमेशा ये 3 ऑप्शंस तक तो सेम रहते हैं, लेकिन 4th वाला ऑप्शन कभी कभी अलग भी हो जाता है। जैसे 4th ऑप्शन में कभी ये दे रखा हो सकता है कि असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, और कभी कभी होता है कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स। तो एक बार क्वेश्चन पेपर में ठीक से पढ़ लें कि डी का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर भी डी का मीनिंग जो है वो यही है कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स, लेकिन मोस्टली असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू, ये भी डी होता है। तो चलिए आते हैं पहले वाले आपके असर्शन रीज़न क्वेश्चन पर, ठीक है। तो लुक एट दिस, इसमें आपका पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है असर्शन रीज़न, वो दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो ये करेक्ट है या नहीं है। रीज़न में दे रखा है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन करंट थ्रू द कंडक्टर। तो पहले वाले में तो दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होगी। तो याद रखिएगा करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेंस कि जो आपका करंट कैरिंग जो क्लोज्ड लूप होता है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़कर आए हैं, उसका मतलब होता है कि एक तो वो हॉलो होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड लूप होना चाहिए। दोनों ही वर्ड्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बस यहाँ ये लिखा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्लोज्ड है ये नहीं बताया गया है। तो पहला वाला जो आपका एजर्शन जो पार्ट है वो रॉन्ग है,
क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं है। और दूसरा दे रखा है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन करंट थ्रू द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट होती है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करना स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट्स इन करंट थ्रू द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट दैट इज करेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है दैट मैटर्स। तो इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट है वो किस डायरेक्शन में होगी, उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो माना जाएगा। तो हमेशा ये लिखा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट है, देन इट विल बी द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ आपका एजर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन जो है इस पार्ट में डी करेक्ट होगा। ओके, तो दोनों फॉल्स हैं, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, डी। ओके, फिर आते हैं सेकेंड असर्शन रीजन पे। सेकेंड असर्शन रीजन में लिखा है, असर्शन में दे रखा है जनरली मैग्नीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। तो दो नाम आपने सुने हैं, मैग्नीन और एक नाम जो है वो होता है कॉन्स्टेंटन। ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस वायर का नाम आता है, रेजिस्टेंस वायर। तो रेजिस्टेंस वायर जो है, क्योंकि उसके जिसका रेजिस्टेंस मेज़र करना है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत कम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर के साथ उसके अंदर करंट के साथ अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो प्रॉपर रेजिस्टेंस हम उसका मेज़र नहीं कर सकते। तो मैंगनीन ही यूज़ होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस में, या फिर कॉन्स्टेंटन यूज़ होता है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज़ प्रॉपरली करेक्ट। दूसरा लिखा है मैंगनीन हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए वही बात है जो मैंने बताई थी कि इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और रेजिस्टिविटी हाई होती है, ये भी आपको पता है। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब कि अपने अंदर से जो करंट का फ्लो कराता है, क्योंकि आपको मेज़र क्या करना है इसका रेजिस्टेंस, तो करंट का फ्लो जो कराता है दैट इज़ वेरी लो, तो इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई मानी जाती है। लेकिन उस रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो दोनों ही सही हैं और दोनों ही रिलेटेड भी हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर लिखा है मैग्नीन यूज़ होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेज में, और क्यों यूज़ होता है उसको रीज़न पूरी तरह से क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू होगा। ओके, फिर आते हैं थर्ड पर। थर्ड में लिखा है कि असर्शन में एज अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स इट्स लेंथ। अगर अपनी लेंथ का 4 टाइम्स अगर स्ट्रेच होता है तो रेजिस्टिविटी 4 टाइम्स हो जाती है, सो दैट रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी अगर 4 टाइम्स हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो फॉर्मूला आपको पता है रेजिस्टिविटी के लिए कहा गया, और रेजिस्टिविटी में लिखा है RA/L, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो तो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ लिखा है कि अगर लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टिविटी भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसके अकॉर्डिंग पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। रीजन में फॉर्मूला लिखा है ρL/A, तो R इज इक्वल टू ρL/A। फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस का लिखा है लेकिन बात रेजिस्टिविटी की गई है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दे रखा होना चाहिए, या फिर यहाँ पर वर्ड लिखा होना चाहिए था रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो ये भी रॉन्ग है, रिलेटेड भी नहीं है। तो यहाँ फिर से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी। ओके, तो ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल इज मच हायर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मेटल्स इज मच लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, एंड ऑल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर मोबिलिटी देन आयंस। ये भी बिल्कुल सही है और रिलेटेड भी है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मोबिलिटी है और जो उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल्स की दैट इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं असर्शन रीजन के, बाकी बचे हुए हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।